हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए कनिका गोयल आपका आपके इस चैनल टैक्स कोच में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने जो कल वीडियो बनाया था वो था बजट 2023 का पार्ट 1। जैसे मैंने आपको बोला था, जो इसके पार्ट्स होंगे वो मैं कई पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी इसकी वीडियो को। तो उसी सीरीज में आगे चलते हुए आज ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर करा था प्रपोज चेंजेस इन द इनकम टैक्स रेट्स। उसमें स्लैब रेट्स वगैरह जहाँ पे भी हमारे सेक्शन में इनकम टैक्स रेट्स को लेके चेंजेस थे वो मैंने उसमें कवर करे थे फर्स्ट वीडियो में। अब जो ये सेकंड वीडियो है ये है हमारी प्रपोज अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस। देखते हैं इसमें क्या क्या उन्होंने चेंजेस लाए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अब मैं आगे इसमें हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो चेंज हुआ है वो है हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के रिगार्डिंग। Receipts arising from the life insurance policy issued on or after 1st April 2023 shall be considered as an income from the other sources if the premium paid exceeds 5 lakh in a given year. The exemption for the receipts in the events of the insured person's death shall remain unchanged. इसमें हमारा क्या है, अगर आप कोई पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को इशू करा रहे हैं ऑन और आफ्टर 1st April 2023, ठीक है, और कोई भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करा रहे हैं और जिसका प्रीमियम जो होगा वो पे आप पूरे साल का कितना करें, 5 लाख से ज्यादा का, तो जब आप उसकी अमाउंट को रिसीव करेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को, तो आपकी वो जो अमाउंट की जो अमाउंट की प्रोसीड्स होगी वो टैक्सेबल होगी। बट ये केवल उनके लिए जिनकी पॉलिसीज इशूड हो रही है ऑन और आफ्टर 1st अप्रैल 2023। जिनकी पहले इशू हो चुकी है उनका कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे कि क्या एक ही पॉलिसी की 5 लाख उससे 5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए? नहीं, क्यूमुलेटिव फिगर देख रहे हैं कि मैं एक पर्सन जैसे मैं हूँ, मैं अपनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट कर रही हूँ और साथ में अपनी फैमिली मेंबर्स की भी। तो अगर वो टोटल अमाउंट वो प्रोसीड्स अगर वो एक्सीड्स कर जाएगी टोटल 5 लाख से ऊपर, तो ये हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस पर्सन की डेथ के बाद उसकी जो वो प्रोसीड्स है लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की जो अमाउंट है वो अगर आपको रिसीव होगी, तो जो पहले प्रोविजन था कि वो जिसे भी नॉमिनी को मिलती है उसके हाथ में एग्जाम्प्ट होगी, तो वो आज भी एप्लीकेबल है, वो एग्जाम्प्ट होगी। लेकिन हाँ, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर अगर आपकी जीते जी आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो अगर आपके उस प्रीमियम पेड अगर एक्सीड्स 5 लाख है इन अ ईयर, तो आपकी वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज, अदरवाइज वो एग्जेम्प्ट रहेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अब उन्होंने दूसरा लाए हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA की तब मिलेगी जब आप अपनी जो ITR है वो टाइमली फाइल करेंगे। उन्होंने ये बोला है 10AA में किसे एग्जम्पशन किसे डिडक्शन मिलती है, जो SEZ यूनिट्स है, ठीक है, उनको मिलती है। उन्होंने पूरा सेक्शन डिस्क्राइब कर 10AA पूरा है वो SEZ यूनिट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। वो ये कह रहे हैं आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 10AA जब आप क्या कहते हैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट आप अपनी ITR फाइल कर देंगे। दूसरी चीज क्या बोला उन्होंने, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA shall only be allowed if the proceeds from the sale of the goods or provision of the service are received within a 6 months from the end of the previous year or within the such further period as the competent authority may allow in this behalf। अगर आपको तभी डिडक्शन मिलेगी जब SEZ यूनिट को जब जो उसका जो सेल प्रोसीड्स है या फिर जो भी उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करे उसके रिसीव अमाउंट रिसीव होनी है वो प्रीवियस ईयर के खत्म होने के विद इन 6 मंथ्स में अगर आपको रिसीव हो जाएगा तो ये आपको डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। यानी कि आपको 30 सितंबर तक उसके अमाउंट को रिसीव हो जानी चाहिए, अदरवाइज आपको वो फॉर द पीरियड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको बता देगी कि इतने दिनों में भी आपको अगर रिसीव हो जाएगी तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। अब हमारे इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड जो IFSC वाली, इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर देती हूँ। क्या होता है, जो हमारी IFSC बैंकिंग यूनिट होती है वो इन्वेस्टमेंट करती हैं अंडर द परमिसेबल इंडियन सिक्योरिटीज के अंदर, और जो परमिसेबल इंडियन सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है। अब ये जो IFSC बैंकिंग यूनिट में पैसा कौन देता है, नॉन रेजिडेंट्स देते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ODI होल्डर्स, ठीक है। अब जब ये IFSC बैंक यूनिट परमिसेबल इंडियन सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उनसे जो इनकम वो उनके पास आती है बैंकिंग यूनिट के पास वो टैक्स हो जाती है अंडर दी सेक्शन 115 AD के अंदर। चाहे वो कैपिटल गेन हो, डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, उसके अंदर टैक्स होता है अंडर सेक्शन 115 AD के अंदर। बट क्या होता है, जब वो टैक्स की पेमेंट कर देते हैं, जो अब अमाउंट बच गई टाइप करते हैं उसे वो ODI होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब ODI होल्डर्स के हाथ में अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूं, अभी तक क्या प्रोविजन चल रहा था, जो अगर ODI होल्डर्स वो ODI को ट्रांसफर करते थे तो वो हमारी एग्जाम्प्ट होती थी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। बट जो वो इनकम डिस्ट्रीब्यूटर जो IFSC बैंकिंग यूनिट करती थी ना ODI होल्डर्स को, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन को वो टैक्स वो दोबारा टैक्स लग जाता था उसके ऊपर, तो नॉन रेजिडेंट के हाथ में। तो इससे क्या हो रहा था, जो
डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है उसके ऊपर वो डबली टैक्स हो रही थी इंडिया के अंदर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सेक्शन 10 क्लॉज 4 को क्या कहते हैं लेके आए हैं, और इन्होंने बोला कि आप जो ये इनकम डिराइव्ड होगी ना डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, ये पोर्शन को भी हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, इसके ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट इसके अंदर एक उन्होंने और प्रोविजो डाला, लेकिन वो कौन सी इनकम होगी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जिसके ऊपर जो हमारी आईएफएससी बैंक की यूनिट है पहली से जिसके ऊपर वो टैक्स दे के आ चुकी है, उस वो वाले उस पोर्शन को जब वो डिस्ट्रीब्यूटेड करेगी टू दी यूडीआई होल्डर्स, तो वो यूडीआई होल्डर्स के हाथ में वो पोर्शन एग्जाम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 4 के अंदर। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे उन्होंने बोला है, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ओडीआई एंटर्ड इनटू विद एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ऑफ एन आईएफएससी शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(4)(e) के अंदर वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरी ये लाई हमारी एग्जेम्पशन अंडर एग्जेम्पशन इन्होंने विड्रॉ कर दी है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 22B। ये क्या थी, ये हमारी 10(22)B क्या बोलती थी, ये बोलती थी एग्जाम कर देंगे एनी इनकम क्या कहते हैं विच इज अर्नड बाय द नोटिफाइड न्यूज एजेंसी एस्टेब्लिश इन इंडिया सोनली फॉर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूज। तो इसी उन्होंने अब इस जो हमारी जो न्यूज एजेंसी थी जो उनकी इनकम थी विच इज डिराइव्ड होती थी फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कलेक्शन सोनली, ठीक है ना, सोनली डिराइव फॉर द कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज, उसको वो एग्जेम्प्ट करते थे उस इनकम को, अब उन्होंने एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर दिया है। ठीक है, यानी कि अब वो हमारी टैक्सेबल इनकम, वो पूरी की पूरी जो इनकम अर्न कर होगी ना वो हमारी पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरी चीज अब इन्होंने क्या करा, एक नया सेक्शन लाए हैं, ये सेक्शन 10 क्लॉज 446A। इसके अंदर इन्होंने क्या करा है, ये न्यू सेक्शन प्रपोज हुआ है टू एग्जेम्प्ट एनी इनकम डिराइव बाय अ बॉडी or the authority body trust or the commission other than a company established or constituted by or under a central or state act for one or more of the following purpose। किस चीज के लिए वो पर्पस के लिए स्टेब्लिश है, एड्रेसिंग एंड मीटिंग द नीड फॉर द हाउसिंग एकोमोडेशन सिटी टाउन और विलेज प्लानिंग डेवलपमेंट और द इम्प्रूवमेंट regulating and developing any activity for the general public benefits, regulating anything that has to do with the reason it was made for the good of the general public। ठीक है ना, जनरल पब्लिक के लिए जो भी बेनिफिशियल होगी उन्हें होम एकोमोडेशन देने के लिए वो सब वो पर्पस को उससे फुलफिल करने के लिए वो बॉडी बनाई गई होगी, तो उसे यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी, लेकिन वो एक कंपनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने एक और चीज डाली है, अगर आपको एग्जेम्पशन लेनी है अंडर सेक्शन 1046A के अंदर, तो उसके लिए आप उस बॉडी और अथॉरिटी को क्या कहते हैं जो ऑफिशियल गैजेटी में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करनी चाहिए कि ये वाली हमारी जो ट्रस्ट है और कमीशन है, ये हमारी वो बॉडी और अथॉरिटी है जो कवर होगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 46A में, सॉरी सेक्शन 10 क्लॉज 46A के अंदर जो कवर होंगी ये हमारी होंगी। ठीक है, तो यहीं तक हमारी ये डिडक्शन और एग्जाम्पशन थी। नेक्स्ट हमारे वीडियो में मैं प्रपोज टैक्स बेनिफिट टू अग्निवीर, जो हमारे अग्निवीर हैं जो हमारे लिए हमारे देश के लिए हम सबकी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उसके लिए टैक्स बेनिफिट्स लेके आए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। होप सो आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कुछ ना समझ आया हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। ठीक है, कोई भी टॉपिक है जिस पे आपको चाहिए कि हम वीडियो चाहिए तो वो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स के थ्रू मेल कर सकते हैं, ठीक है, आपकी क्वेरी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। प्लीज शेयर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।